आज हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एल्केन बनाने की विधियां जो है वो हम सीख रहे थे, उनकी बात हम कर रहे थे कि भाई प्रयोगशाला में कौन कौन सी विधियों से हम एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में हमने एक दो रिएक्शंस देख ली थी, वुड्स रिएक्शन हमने देख ली थी। सेकेंड रिएक्शन की हम बात कर रहे थे जिसका नाम था कोल्बे विद्युत अपघटन, ठीक है। तो कोल्बे विद्युत अपघटन से हमें क्या करना है भाई, एल्केन बनाना है, बेसिकली एल्केन बनाना है। और एल्केन कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनका हमें सोडियम या पोटेशियम लवण लेना पड़ता है। तो सोडियम या पोटेशियम लवण का क्या करवाएंगे हम, विद्युत अपघटन करवाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन करवाएंगे। और विद्युत अपघटन जब होगा तो एनोड पर तो एल्केन और CO2 गैस प्राप्त होगी, और कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, बेसिकली कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्षार का निर्माण होगा, NaOH या KOH का निर्माण होगा, ठीक है। तो pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, है ना। और यहाँ से कोल्बे विद्युत अपघटन क्वेश्चन कैसे आएगा, रिएक्शन कैसे देगा, इसकी भी बात मैंने आपको कर ली थी, आपसे कर ली थी, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई आपको ऐसे कोई भी कंपाउंड दे देगा और इस कंपाउंड से बोलेगा कि भाई इसके जलीय विलयन का, है ना, H2O साथ में लिख के दे दे मान लो, और यहाँ पर लिख के दे दे भाई इलेक्ट्रोलाइसिस, या हिंदी में लिख के दे दे विद्युत अपघटन, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो रिएक्शन जब लिख के दे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि कार्बन और कार्बन का वाला ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना है। यहाँ से क्या बनेगा भाई, फ्री रेडिकल बनेगा, और इसी फ्री रेडिकल को इसके जैसे ही दूसरे फ्री रेडिकल के साथ क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जब इसी फ्री रेडिकल को इसके जैसे दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई, एल्केन का निर्माण हो गया। यहाँ पर क्या बना अपने पास, ब्यूटेन बन गया है। ये काम आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल हमने खूब कर ली। कल की क्लास में रिएक्शन में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। रिएक्शन में दो अलग अलग तरीके के फ्री रेडिकल बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिज्म देखना जरा कि सबसे पहले जो फ्री रेडिकल बनेगा अपने पास, वो फ्री रेडिकल जो है वो ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला फ्री रेडिकल सबसे पहले बनेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर जो है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ पर, तो एक तो ये वाला फ्री रेडिकल बन जाएगा, और साथ में CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर मुक्त हो जाएगी। तो क्योंकि दो तरीके के फ्री रेडिकल बनते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो फ्री रेडिकल है CO वाला फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो ये वाला फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा, तो अपने पास क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। तो इसमें एस्टर भी बन सकता है, एल्केन भी बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट किसको बताओगे, मेजर प्रोडक्ट आप एल्केन को ही बताओगे। क्लियर बात। अब देखना, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें कई बार आपको ये बोलेगा कि मेरे पास एक मिक्सचर है ना, इस मिश्रण का आपको क्या करना है, विद्युत अपघटन करवाना है। एक तो ये है, ठीक है, इसका नाम है भाई सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। आप ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि हो सकता है कि आपको केवल नाम लिख के दे दे, आपको कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना के ना दे, केवल क्या करके देगा, नाम लिख के देगा। और केवल अगर नाम लिख के दे रहा है तो भाई आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले नोमेनक्लेचर इसीलिए पढ़ा है, क्योंकि भाई नोमेनक्लेचर हमने सीख लिया तो नाम से संरचना बनाना हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये आपको कंपाउंड दे दिया, सोडियम एसीटेट है, और साथ में आपको एक मिक्सचर दे दिया CH3CO और ये OK, है ना। या फिर इसके अलावा आपको जो है वो सोडियम एसीटेट के अलावा एक दे दिया मान लो मिक्सचर सोडियम प्रोपेनोएट का, ठीक है। और आपको ये बोल दिया कि इन दोनों के मिश्रण का विद्युत अपघटन करवाना है। अब मैंने इस मिश्रण का क्या करवाया है, विद्युत अपघटन, ठीक है। तो अब कितने तरीके के एल्केन बनेंगे या कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट संभव है, कौन सा प्रोडक्ट संभव नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे देगा। तो भाई यहाँ से आपको क्या करना है, यही फ्री रेडिकल बनाना है। कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पर कौन सा बनेगा भाई, CH3, और ये CH2 फ्री रेडिकल बनेगा। ये दो तरीके के फ्री रेडिकल यहाँ पर बनने वाले हैं। क्लियर बात। अब देखना जरा कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि या तो हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल CH3 के साथ जुड़ जाए, तो CH3 वाला CH3 के साथ जुड़ेगा तो एथेन बन जाएगा। पॉसिबिलिटी ये भी कहती है कि भाई CH3 CH2 फ्री रेडिकल अपने जैसे ही CH2 CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा।
भाई एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि CH3 वाला ये वाला इसके साथ जुड़ जाए, तो CH3 CH2 और ये CH3 इसके साथ जुड़ जाए, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखना कैसे कि यहाँ से एक और आपको एस्टर भी तो बन सकता है ना। अभी मैंने बताया कि भाई यहाँ से ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से जो है वो ये वाला फ्री रेडिकल भी तो बनता है ना। जो एल्काइल फ्री रेडिकल बनता है उससे पहले एक्चुअल में ये वाला फ्री रेडिकल बनता है। तो और भी कई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि CH3 COOCH3 ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है कि CH3 फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाए। ये भी पॉसिबल है कि CH3 CH2 फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि CH3 फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी अगर हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों का मिश्रण लेते हैं, तो भैया उस केस में कोई एक मेजर प्रोडक्ट ना बनकर, मुख्य उत्पाद एक ना बनकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का क्या बनता है भाई, मिश्रण बनता है। तो ये जो मिश्रण बन रहा है ना हमारे पास एक से ज़्यादा का, कोई एक मुख्य उत्पाद नहीं बनेगा, क्या प्राप्त होगा भाई, मिश्रण प्राप्त होगा। क्लियर है बात। तो भाई ये है अपने पास क्या, एक तरीके से आप बोल सकते हो विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भाई कोल्बे विद्युत अपघटन ये अपनी सेकंड रिएक्शन थी। अब हम अगली रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं और अगली रिएक्शन का नाम है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई अगली भी। मैं ये बता रहा हूँ हाइड्रोकार्बन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ना, सारी अभिक्रियाएं जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही काम में आने वाली रिएक्शंस है, बार बार काम में आती है। और 12th के तो हर चैप्टर पे मतलब यूँ समझो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, हाइड्रोकार्बन में हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो 12th के सिलेबस में है। ठीक है ना। हाँ भाई देखिए ज़रा, अगली रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है भाई, देखना जरा भाई, वी या डी है ना, कहीं पर भी लग जाए तो इसका मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, या डी कार्बोक्सिलेशन, इंग्लिश में जैसे डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो इनका मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब वी का मतलब होता है हटना एक तरीके से, डी का मतलब होता है हटना, ठीक है। और कार्बोक्सिलीकरण का जो मतलब होता है वो CO2 से होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि CO2 का हटना, किसी भी मॉलिक्यूल में से CO2 का बाहर निकलना वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। तो ये तो पहले मैं लिख देता हूं, क्या किसी अणु में से CO2 गैस का बाहर निकलना वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी अणु में से CO2 गैस का बाहर निकलना क्या कहलाता है भाई, वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। CO2 बाहर निकलेगी, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, वी कार्बोक्सिलीकरण बोलेंगे। क्लियर है। अब देखना जरा ध्यान से कि भाई वी कार्बोक्सिलीकरण में करवाना क्या है आपको, कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लेना है। क्या काम में लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लिया। इसको आपको क्या करना भाई, गर्म करना है। एक कंपाउंड है NaOH प्लस CaO, ये जो मिश्रण होता है इस मिश्रण का नाम होता है भाई सोडा लाइम। सोडा लाइम, देखो NaOH के लिए सोडा काम में आता है, सोडा वर्ड, और लाइम वर्ड काम में आता है CaO के लिए। तो सोडा लाइम के साथ इसको क्या करना है, गर्म करना है। इन दोनों का 3:1 का जो मिश्रण है इसी को सोडा लाइम बोलते हैं। NaOH और CaO, इनका 3:1 का मिश्रण क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। और याद रखना सोडा लाइम एक ही काम करता है, वी कार्बोक्सिलीकरण का, CO2 बाहर निकालने का काम करता है। कैसे करेगा इसकी बात हम करेंगे। तो भाई NaOH प्लस CaO के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, सोडा लाइम इसको बोलते हैं।
तो जब हीट करोगे तो सिंपल सा काम ये करना है कि देखो ज़रा CO2 कुछ इस तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा CO2, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये R पर आके जुड़ जाएगा तो RH ये बना भाई एल्केन, ठीक है, एक तरीके से हाइड्रोकार्बन बन गया और साथ में जो है वो क्या बनेगा CO2 जो है वो बाहर हो जाएगी। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यानी एक तरीके से विकार्बोक्सिलीकरण बोलेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है, CO2 का बाहर निकलना विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है, ठीक है। तो भाई ये रिएक्शन है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाया NaOH प्लस CaO के साथ 3:1 का मिश्रण होता है, ठीक है। अब देखना जरा कि ये रिएक्शन चलती कैसे है। यहाँ पर NaOH प्लस CaO क्या काम करते हैं, हमें ये सीखना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि CO2 ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये अपने आप टूट गया और बाहर निकल गया और H को यहाँ पर गोंद लेके चिपका दिया। कोई मैकेनिज्म है, हमेशा जब भी बॉन्ड टूटता है, एक रिएक्शन जब होती है ना, तो उसमें दो काम होते हैं, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, दो काम होते हैं। और बॉन्ड का टूटना या बॉन्ड का बनना ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान पर, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या समझते हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देखना जरा, मैकेनिज्म भाई क्रियाविधि इसकी क्या है कि रिएक्शन कैसे हुई। भाई देखना कि हमने क्या कर रखा है, हमने RCOOH, ये क्या है, एक एसिड है, और भाई आपने साथ में क्या ले रखा है, NaOH ले रखा है, ये NaOH ले रखा है, ये क्या है, बेस है। भाई एसिड और बेस को आप चाहो साथ साथ रख दो, आप कुछ भी कर लो, एसिड और बेस को कितना अगर आपने साथ साथ रख दिया तो उनको कितना भी रोकने की कोशिश कर लो नहीं रोक पाओगे, वो रिएक्शन तो करके ही रहेंगे। और अगर किसी कंटेनर में बहुत सारे प्रकार की अभिक्रियाएं एक साथ चल रही है तो वहाँ सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे जल्दी हो। अगर कहीं पर एक से ज़्यादा प्रकार की अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही होती है ना, तो वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन जल्दी चलने के पॉसिबिलिटी होती है, जल्दी से चलने की आसार होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगी। और भाई हमें पता है कि एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, भाई एक तो सॉल्ट बनता है, एक साथ में वाटर बनता है। तो भाई कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह, ठीक है, RCOONA ये बनेगा और साथ में वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी एक तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और क्या बन गया साथ में वाटर। क्लियर है बात। अब देखना कि भाई मैंने आपको लास्ट रिएक्शन में भी बता रखा है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का सबस्ट्रेट क्या था, ये था, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का ये सबस्ट्रेट था, ठीक है। अब इसको मैंने पानी में मिलाया तो ये क्या हो रहा था, अपने कंपोनेंट्स में टूट रहा था, तो ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगा, RCOO- और ये Na+, ठीक है, ये अपने कंपोनेंट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्लियर है बात। तो भाई अब मैं इसको काम में ना लेकर इसको काम में लूंगा, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि RCOO-, आप इसको चाहो तो इसी को कंटिन्यू कर सकते हो, मैं अलग से इसको नीचे लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबल सिंगल नेगेटिव, इसमें क्या है, अनुनाद है, नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है। तो अब देखना जरा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आएगा, तो ये वाला बॉन्ड हो सकता है नीचे की तरफ चला जाए, पॉसिबिलिटी है। तो भाई इसकी अनुनादी संरचना बन सकती है, लेकिन नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, कोई फर्क पड़ा नहीं, अपन को तो प्रोडक्ट बनाना है। तो भाई ध्यान से देखना, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो R- बाहर हो जाएगा। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा वैसे ही R- क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एक तो बनेगा R-, एक बनेगा CO2। एक चीज़ और बता दें कि भाई जो समूह मॉलिक्यूल छोड़कर बाहर निकलता है, जो भी समूह मॉलिक्यूल को छोड़कर बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। तो CO2 जो है वो यहाँ पर बाहर निकल रहा है, तो CO2 यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। लीव का मतलब होता है हटना, ठीक है, और लिविंग ग्रुप का मतलब हिंदी में बोले तो हटने वाला समूह, ठीक है ना। जो समूह मॉलिक्यूल को छोड़कर बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है। और लिविंग ग्रुप के बारे में बहुत डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे।
CO2 एक अच्छा हटने वाला समूह होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है CO2 एक। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब देखो, लिविंग ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, एक बैड लिविंग ग्रुप होते हैं। एक तो अच्छे हटने वाले समूह, एक बुरे हटने वाले समूह। तो अच्छे हटने वाले समूह जल्दी से हट जाते हैं, मॉलिक्यूल छोड़कर आसानी से चले जाते हैं, जबकि बुरे हटने वाले समूह आसानी से मॉलिक्यूल छोड़ते नहीं हैं। तो CO2 एक अच्छा हटने वाला समूह होता है। और कौन से अच्छे हटने वाले समूह है? गुड लिविंग ग्रुप CO2 हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, ये सारे के सारे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो CO2 एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ से आसानी से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। पीछे R माइनस बनेगा भाई। R माइनस बोले तो R का मतलब होता है कार्बन, कोई एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या बोलते हैं? कार्ब एनाइन बोलते हैं। तो ये वाला जो है वो अपने पास क्या बनेगा? एक कार्ब एनाइन बनेगा। तो इस रिएक्शन में ये कार्ब एनाइन क्या होता है भाई? मध्यवर्ती होता है। कार्ब एनाइन क्या होता है? मध्यवर्ती होता है। रिएक्शन के बीच में जो चीज बनती है उसको एक तरीके से हम क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में कार्ब एनाइन क्या है? मध्यवर्ती है। ठीक है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव कहाँ से आएगा? तो ध्यान से देखना, R माइनस ये क्या करेगा? इसमें जो वाटर बना है ना, H2O जो बना है ना, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। वाटर का मतलब ऐसे लिखेंगे HOH। क्लियर है? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये वाला R क्या करेगा? इस H पर अटैक कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से OH माइनस क्या हो जाएगा भैया? बाहर हो जाएगा। और OH माइनस बाहर हुआ तो एक तो बना RH, बोले तो एल्केन जो अपने को बनाना था। साथ में क्या बनेगा भाई? OH माइनस। ठीक है। और ये OH माइनस क्या करेगा? इस Na प्लस के साथ मिलकर वापस से NaOH बना लेगा, यानी जो NaOH काम में आया है वो NaOH वापस से प्रिपेयर हो गया Na प्लस, और ये OH माइनस अगेन वापस से क्या बन गया भाई? NaOH। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। हालांकि रिएक्शन में एक ही स्टेप होता है, पूरी रिएक्शन एक साथ चलती है, मैंने स्टेप को अलग अलग कर दिया समझाने के लिए। ठीक है। तो भाई ये रिएक्शन ऐसे चलती है। इस रिएक्शन में दो चार पॉइंट आपको ध्यान में रखने, मैं लिख देता हूं कि भाई इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में NaOH उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, जबकि CaO NaOH को शुष्क रखने का काम करता है। भाई ये पहला पॉइंट है इस रिएक्शन का। NaOH किसकी भांति काम करता है? उत्प्रेरक की भांति काम करता है। एक चीज आपने बचपन में सुनी होगी उत्प्रेरक के बारे में कि भैया उत्प्रेरक जो है वो कभी भी रिएक्शन में काम में नहीं आता है, खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई अभिक्रिया में एक बार काम में आए, लास्ट में वापस से एज इट इज बन गए। तो NaOH देखो यहाँ तो काम में आ रहा है, लेकिन वापस से लास्ट में क्या हो रहा है? बन रहा है। तो ये उत्प्रेरक की एक निशानी है कि उत्प्रेरक खुद भी कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, खुद काम में नहीं आएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है NaOH। और CaO क्या काम करता है? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, ये क्या, इसका क्या रोल है? तो भाई देख लो जरा कि साथ में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो वाटर जो है इसको हटाने का काम करता है एक तरीके से CaO। ये क्या करता है? इस वाटर को NaOH के साथ मिक्स होने से रोकता है। ठीक है ना? वाटर को NaOH को शुष्क रखने का काम करता है, उसको भीगने से रोकता है। ये क्या कर लेगा? वाटर को कैप्चर कर लेगा। तो ये इसका काम होता है किसका? CaO का। क्लियर है बात? फिर देखो जरा, अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन कम के एल्केन प्राप्त होते हैं। भाई ये चीज भी ध्यान में रखनी कि जितने कार्बन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो जरा, जितने भी कार्बन है इससे एक कार्बन कम हो जाएगा। एल्केन में इसमें से एक कार्बन कम होगा। जैसे
R और कार्बन ले रखा है, जबकि एल्केन में क्या है, केवल R है, क्योंकि कार्बन कहाँ गया, कार्बन तो CO2 के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल पूरी रिएक्शन में एक कार्बन कम का एल्केन प्राप्त होगा। जितने कार्बन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में लिए हैं ना, उससे एक कार्बन कम प्राप्त होगा एल्केन में। तो ये रिएक्शन बेसिकली किसी भी रिएक्शन में कार्बन की संख्या कम करने के काम में आती है, कि अगर आपको कार्बन कम करना है ना भाई, याद रखना कि अगर देखो ज़्यादातर जो है वो कई बार आता है कि भाई इससे ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है ना, स्टेप लिखो। तो जब भी आपको कार्बन कम करने हो, कार्बन अगर कम करने हो तो हमेशा विकार्बोक्सिलीकरण करवा देना, सबसे बढ़िया तरीका होता है कार्बन की संख्या कम करने का। विकार्बोक्सिलीकरण करवा दो, CO2 के रूप में कार्बन क्या हो जाएगा, बाहर निकल, तो कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात। फिर देखो जरा अगला पॉइंट, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब एनायन बनता है, ठीक है भाई। इस रिएक्शन में मध्यवर्ती कौन बना, कार्ब एनायन बना, ठीक है। तो अब जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना, इसको तो मिटा रहा हूं। अतः विकार्बोक्सिलीकरण के प्रति क्रियाशीलता, अतः विकार्बोक्सिलीकरण के प्रति क्रियाशीलता ये समानुपाती होती है भाई कार्ब एनायन का स्थायित्व। कार्ब एनायन का स्थायित्व भाई, ये पॉइंट जो है वो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, क्या मतलब होता है। एक और पॉइंट लिख रहा हूं इससे पहले, इस अभिक्रिया द्वारा मेथेन भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये अपना अगला पॉइंट है कि भाई इस रिएक्शन से जो है वो हम मेथेन भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी CH4 भी इस रिएक्शन से बनाया जा सकता है। अब देखना जरा, ये तो थर्ड पॉइंट है ना, पहले इसको समझेंगे, फोर्थ पॉइंट को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। देखो क्या मतलब है भाई, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन का स्टेप है, ये वाला स्टेप है ना, जिससे क्या बन रहा है, कार्ब एनायन का निर्माण हो रहा है, ये वाला रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। स्लो का मतलब ये रिएक्शन का धीमा पद होता है। किसी भी रिएक्शन का धीमा पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो धीमा पद होता है। अच्छा, मेरे को कैसे पता चला स्लो स्टेप है कि फास्ट स्टेप है, बाकी सारे स्टेप जो है वो तेजी से होते हैं, तो इन बाकी सारे स्टेप के कंपैरिजन में ये वाला स्टेप जो है ना वो धीरे होता है। तो मेरे को कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, कि ये वाला स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। तो स्लो स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप जो होता है, सबसे धीमा पद जो होता है, उसको हम बोलते हैं RDS। क्या बोलते हैं, RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप। हिंदी में बोले तो, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिक्रिया दर निर्धारक पद, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, दर निर्धारक पद, ये हिंदी नाम होता है इसका। जो सबसे स्लो स्टेप होता है, आप नोट करके लिख लें, क्या क्या लिखोगे कि किसी भी अभिक्रिया का सबसे धीमा पद RDS होता है, अर्थात दर निर्धारक पद होता है, ठीक है, ये लिख लें। अब कैसे, यानी एक तरीके से दर का मतलब होता है अभिक्रिया की स्पीड, यानी किसी भी रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड जो है वो सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है, यानी ये रिएक्शन जो है वो किस स्पीड से आगे जाएगी, ये रिएक्शन किस स्पीड से आगे जाएगी, ये चीज डिपेंड करती है स्लो स्टेप पर। स्लो स्टेप जितनी तेजी के साथ होगा, ये स्टेप जितनी जल्दी कंप्लीट होगा, रिएक्शन उतनी जल्दी आगे जाएगी। ये स्टेप जो है वो धीरे कंप्लीट होगा तो रिएक्शन धीरे आगे जाएगी। तो किसी भी अभिक्रिया की जो दर है वो डिपेंड करती है सबसे स्लो स्टेप पर। भैया कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि भाई ये स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप की कहानी आपको आगे भी ध्यान में रखनी है ना, कि मैंने क्या बोला कि किसी भी अभिक्रिया की दर
सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है, यानी रिएक्शन किस स्पीड के साथ आगे जाएगी ये चीज कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारित करता है? रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप निर्धारित करता है भैया। कैसे भाई? समझो कि भाई देखना जरा, इसको एक कॉमन से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि भाई दो लोग हैं मान लो, है ना, एक तो ए है, एक भैया बी है, ठीक है, और ए और बी को मैंने दौड़ाना स्टार्ट कर दिया मान लो, ठीक है ना। अब ए और बी को मिलकर ये मान लो 5 या 10 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है। ए और बी को 10 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है, ठीक है। अब इनमें ए जो है ना वो तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, ठीक है, और बी वाले भाई साहब जो है ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है, और दोनों को ये रेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो भाई देखना जरा कि ए को यहाँ तक एंड पॉइंट तक, ये है अपना एंड पॉइंट, ए को एंड पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा भाई? 1 घंटा। 1 घंटे में ए पहुँच जाएगा। मैं कहता हूँ रेस कितनी देर में पूरी होगी? 1 घंटे में पूरी हो जाएगी क्या? रेस कब पूरी होगी? जब सारे पार्टिसिपेंट एंड पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो रेस कंप्लीट होगी, ठीक है। तो भाई बी को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? बी को यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तो भाई बी को पहुँचने में 2 घंटा लगा, तो अब बी जो है मतलब रेस कितने टाइम में पूरी हुई? 2 घंटे में पूरी हुई। ए तो 1 घंटे में पहुँचकर बैठ गया, जीत गया ए तो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। रेस कितने देर में पूरी हुई? 2 घंटे में पूरी हुई। क्यों? क्योंकि स्लो वाला जो था ना उसने 2 घंटे लगा दिए आने में, तो बी जो है वो स्लो था, और रेस के कंप्लीट होने में कि रेस कितनी जल्दी पूरी होगी ये चीज़ कौन डिसाइड किया? बी डिसाइड किया, ठीक है। हालांकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं, एक जनरल एग्जाम्पल ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो स्लो वाला था उसने रेस को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम को डिसाइड कर दिया एक तरीके से कि भाई मैं धीरे भागूंगा, ये वाला अगर मान लो ये वाला 5 किलोमीटर पर आवर से भी धीरे भागता तो ये टाइम और बढ़ जाता। अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर से थोड़ा सा तेज भाग लेता, ये टाइम रेस पूरा होने का टाइम क्या हो जाता? कम हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेस कंप्लीट होने का जो टाइम है वो किसने डिसाइड किया? बी ने। बी पर डिपेंड हो गया एक तरीके से, सब कुछ मामला बी पर डिपेंड हो गया कि बी जितनी जल्दी एंड पॉइंट पर पहुंचेगा रेस उतनी जल्दी कंप्लीट होगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी यही होता है कि स्लो स्टेप है, आरडीएस है। क्यों है आरडीएस? क्योंकि भाई ये रिएक्शन कितनी जल्दी कंप्लीट होगी ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। इसलिए स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप बोलते हैं, दर निर्धारक पद बोलते हैं। यानी रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? ये चीज़ डिपेंड करती है भाई स्लो स्टेप पर, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। ये अगर तेजी से होगा रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी, ये धीरे होगा तो रिएक्शन देरी से कंप्लीट होगी। क्लियर है बात? अब देखना जरा कि इसमें क्या बन रहा है भाई? कार्ब एनाइन बन रहा है, कार्ब एनाइन। क्लियर है? अब ये कार्ब एनाइन जितनी जल्दी बनेगा, ये कार्ब एनाइन जितनी जल्दी बनेगा तो हम बोलेंगे मतलब वी कार्बोक्सिलीकरण उतना ही जल्दी होगा, है ना। मैंने क्या लिखा है भाई? देखो जरा, वी कार्बोक्सिलीकरण के प्रति क्रियाशीलता समानुपाती कार्बेनाइन का स्थायित्व है। ये कार्बेनाइन अगर जल्दी बनेगा तो इसका मतलब CO2 जल्दी बाहर निकल रही है भाई, CO2 निकल रही है ना, तो CO2 के निकलने से तो कार्बेनाइन बन रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये कार्बेनाइन जितना जल्दी बनेगा CO2 उतनी ही जल्दी बाहर निकलेगी, वी कार्बोक्सिलीकरण उतनी ही आसानी से होगा, यानी ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड उतनी ही जल्दी वी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन देगा। क्लियर है बात? कि भाई कार्बेनाइन जल्दी बनेगा तो वी कार्बोक्सिलीकरण जल्दी होगा। अब कार्बेनाइन जल्दी कब बनेगा? अगर ये स्थायी है तो कार्बेनाइन जल्दी बनेगा। भाई ये कार्बेनाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा, कार्बेनाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा उतनी ही जल्दी बनेगा, और जल्दी बनेगा वी कार्बोक्सिलीकरण भी आसानी से होगा। क्लियर है कि कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का वी कार्बोक्सिलीकरण उतना ही इजीली होगा, उतना ही आसानी से होगा। यह चीज आपको दिमाग में रखते हुए काम में लेनी है। देखना जरा क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिटा रहा हूं भाई इसको।
हाँ भाई, देखना कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक तो ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको ये पूछ लिया कि भाई इन तीनों में से किसका विकार्बोक्सिलीकरण सबसे आसानी से होगा। क्लियर है कि किसका विकार्बोक्सिलीकरण सबसे आसानी से होगा। तो रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन जितना ज़्यादा स्थायी होगा अपना विकार्बोक्सिलीकरण उतना ही आसानी से होगा। क्लियर है। तो देखो ज़रा कार्बेनाइन बनाते हैं। अब कार्बेनाइन कैसे बनाना है, तो कार्बेनाइन बनाने के लिए आपको काम ये करना है कि भाई जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला कार्बन कार्बन वाला ये वाला जो बॉन्ड है ना, इन दोनों कार्बन के बीच में है, इस बॉन्ड को तोड़ दो और बाजू वाले कार्बन पर नेगेटिव लगा दो। जैसे पिछले वाले में जो हमने कॉल्बे विद्युत अपघटन पढ़ा था, उसमें ऐसे ही हमने मुक्त मूलक बनाया था। अब बिल्कुल वैसे ही आपको कार्ब एनाइन बनाना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ दो, पीछे वाले पर नेगेटिव लगा दो, तोड़ दो, लगा दो। ठीक, तो देखो जरा यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर अपने पास बना CH3 CH2 नेगेटिव, ये कार्बेनाइन CH3, ये CH3 है, ये CH2 और ये नेगेटिव। हाँ, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अपने पास बनेगा भाई CH3 और ये CH और ये CH3 और ये नेगेटिव। क्लियर। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अपने पास बनेगा भाई CH3 C और ये CH3 और ये CH3 और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बेनाइन बनेंगे। क्लियर बात। अब भाई जो कार्बेनाइन बने हैं, जो कार्बेनाइन बने हैं इनमें स्टेबिलिटी चेक कर दें। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 3 डिग्री। और कार्बेनाइन की जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बताया हुआ है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्योंकि कार्बेनाइन में हम बोलते हैं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पर 3 प्लस आई वाले समूह लगे, प्लस आई वाले समूह जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, ये स्थायित्व का क्रम आएगा। तो मेरे पास जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन यानी विकार्बोक्सिलीकरण का क्रम ये रहेगा भाई, सबसे आसानी से पहले वाला जो है वो सबसे आसानी से विकार्बोक्सिलीकृत होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये वाला सबसे आसानी से डी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। क्लियर है। तो ऐसे आपको चेक करना है डी कार्बोक्सिलेशन कि कहाँ कार्बेनाइन कम स्थायी है, कहाँ कार्बेनाइन ज़्यादा स्थायी है। कार्बेनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण उतना ही आसानी से होगा। क्लियर है बात। देखो ज़रा मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, है ना, उनमें आपको सेम चीज़ यही चीज़ चेक करनी है। इसको तो आप नोट कर लें और मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ भाई, देखे ज़रा, चेक करें भाई, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ आपको ये बताना है कि कौन से वाले का विकार्बोक्सिलीकरण आसानी से होगा और किसका विकार्बोक्सिलीकरण आसानी से नहीं होगा। एक तरीके से विकार्बोक्सिलीकरण के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा काम है।
हाँ भाई, ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आप आराम से वीडियो को पॉज करें, सोचें इसके बारे में, और मैं जो आंसर बता रहा हूँ अपना आंसर और मेरा आंसर मैच करें, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ आती है तो देखें ज़रा। चेक करें भाई। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा मैंने लिखा हुआ है ना, बिल्कुल क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे आएगा। आपको पूछेगा कि किसका विकार्बोक्सिलीकरण आसानी से होगा और किसका विकार्बोक्सिलीकरण आसानी से नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए। अब इनमें आप चेक करें कि कौन से वाले का विकार्बोक्सिलीकरण आसानी से होगा, कौन से वाले का आसानी से नहीं होगा। फंडा क्या है, कंसेप्ट क्या है कि कार्बेनाइन बनाओ, जो कि बनाना मैंने आपको बता ही दिया है, और चेक करो कि कौन सा कार्बेनाइन कहाँ ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, कहाँ कम स्टेबल है। जहाँ कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पर वहाँ जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा भाई डीकार्बोक्सिलेशन की रेट। हाँ भाई, देखो ज़रा, COOH इसको हटाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, इसको हटाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, इसको हटाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज। अब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो भाई मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जो चीज़ कॉमन हो उसको नहीं देखते हैं, जो चीज़ कॉमन है उसको नहीं देखते हैं, जो चीज़ अलग है उसको देखते हैं। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भाई देखना ज़रा, ओके, ये वाला है 2 डिग्री कार्बेनाइन है ना, 2 डिग्री कार्बेनाइन, ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये वाला जो है वो अपने पास 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा लग रहा है आपको, कौन सा वाला सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, बोलना ज़रा। 2 डिग्री और 1 डिग्री में से ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, 1 डिग्री वाला होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये दोनों 1 डिग्री है। अब इनमें से ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा भाई, थर्ड वाला ज़्यादा स्थायी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई प्रभाव कम है। देखो ज़रा, इससे दूरी क्या होगी, ज़्यादा हो गई ना इस ग्रुप की। यहाँ पर जो है वो 2 प्लस आई एक साथ लग रहे हैं, दूरी कम है, तो फिर आ जाएगा भाई सेकंड वाला। और सबसे कम स्थायी कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। ये अपने पास कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, और जो ऑर्डर कार्बेनाइन का स्थायित्व का रहेगा वही ऑर्डर किसका रहेगा, वही ऑर्डर विकार्बोक्सिलीकरण का रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं तो भाई इस बॉन्ड को तोड़ो, कार्बेनाइन बनाते हैं, ये नेगेटिव, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, यहाँ कार्बेनाइन बनेगा, ये नेगेटिव। इसको तोड़ते हैं, यहाँ कार्बेनाइन बनेगा, ये नेगेटिव, ठीक है। बोलो ज़रा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा है,
सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन। जहाँ पर NO2 का प्रभाव कैसा भाई, NO2 का प्रभाव होता है -M-I। एक बार चेक करना ज़रा ध्यान से कि भाई N डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, भाई देखो ज़रा डबल सिंगल नेगेटिव, यहाँ का नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में है, इसका प्रभाव यहाँ पर -M लगेगा, जबकि यहाँ पर अनुनाद नहीं है, यहाँ -I लगेगा और यहाँ पर भी कौन सा लगेगा, -I लगेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, -M वाला हो गया। -M से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये I से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। और भाई ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर पहले मैंने आपको बताया हुआ है, कार्बेनाइन का स्थायित्व कैसे चेक करते हैं हमने अच्छे से सीख लिया है। और अगर अभी भी इसमें कोई डाउट आ रहा है कार्बेनाइन के स्थायित्व में, तो आप जाएं पीछे वाला वो लेक्चर देखें जहां GOC में मैंने आपको कार्बेनाइन का स्थायित्व बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का आएगा वही ऑर्डर किसका आएगा, वी कार्बोक्सिलीकरण का आएगा। चेक करते हैं भाई, देखो ज़रा इसको हटाओ, कार्बेनाइन कौन सा बनेगा भाई, NO2 ये वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रभाव -I होगा, NO2 यहाँ अनुनाद में नहीं है भाई। M प्रभाव केवल वही होता है जहाँ अनुनाद में होता है, जहाँ अनुनाद होता है ना, अगर अनुनाद है तो ही हम M प्रभाव की बात करेंगे, अनुनाद नहीं है तो वहाँ M प्रभाव की बात नहीं होगी। क्लियर बात। तो भाई यहाँ पर -I होगा, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे तो देखना ज़रा प्रभाव कैसा होगा भाई, OCH3 है ना, तो यहाँ पर कार्बेनाइन बना अपने पास OCH3, ठीक है। तो कार्बेनाइन इसका प्रभाव -I, +M प्रभाव नहीं होगा, OCH3 का +M होता है लेकिन यहाँ -I होगा क्योंकि अनुनाद नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं भाई, प्लस वाले जितने ज़्यादा आएंगे प्रभाव, हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर ये वाला कार्बेनाइन बनेगा। यहाँ पर बात करते हैं, ये कार्बेनाइन बनेगा। क्लियर है। तो कार्बेनाइन हमने सब बना दिए हैं। यहाँ पर इसका प्रभाव +I, यहाँ पर -I, तो -I सबसे ज़्यादा किसका है भाई, अब वो टेबल चेक करो -I वाली, है ना, पहले का -I ज़्यादा है तो पहले वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड वाला सबसे कम स्थायी हो जाएगा। ये वाला कार्बेनाइन के स्थायित्व का क्रम आएगा, तो यही ऑर्डर किसका आएगा, वी कार्बोक्सिलीकरण के प्रति क्रियाशीलता का ऑर्डर आएगा। सबसे जल्दी इसका वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, यानी इसको आप सोडा लाइम के साथ हीट करोगे, सबसे जल्दी CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं। अब देखो ज़रा डायरेक्टली मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इसको हटाता हूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको हटाता हूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसको हटाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसको हटाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है भाई। देखा ज़रा, यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ा है, CH3 यहाँ पर जो है वो +I वाला प्रभाव जुड़ा है, यहाँ OCH3 इसका +M है, NO2 का -M है। पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है भाई ऑर्थो बेटा पैरा पोजीशन है। तो पैरा पर जो है, अच्छा यहाँ पर +H मत देखना क्योंकि कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन पर हम H प्रभाव की बात नहीं करेंगे। हालांकि जो है वो यहाँ आपका जो काम है वो +I से हो जाएगा, तो H चेक नहीं करना है। फिर देखना ज़रा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा भाई, फोर्थ। अब ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब प्लस वाला आता है तो कम स्थायी होता है, फिर पहला आ जाएगा। अब ये +I वाला, ये +M वाला, तो अगर कार्बेनाइन को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब अब सेकंड आएगा, और सेकंड के बाद में सबसे कम कौन सा, थर्ड। ये आ जाएगा भाई कार्बेनाइन के स्थायित्व का क्रम। और जो क्रम कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का आया है, जो क्रम कार्बेनाइन का स्थायित्व का आया है, वही क्रम वी कार्बोक्सिलीकरण के प्रति क्रियाशीलता का भी आएगा। इसको हटाते हैं नेगेटिव, इसको हटाते हैं नेगेटिव, इसको हटाते हैं नेगेटिव, और इसको हटाते हैं नेगेटिव। चेक करते हैं भाई पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन। मेटा पर केवल कौन सा प्रभाव होता है, I प्रभाव होता है। तो NO2 का -I, OCH3 का -I, CH3 का +I, CH3 का +I, CN का -I। बोलो जरा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, फर्स्ट के बाद में कौन सा हो जाएगा भाई, फोर्थ के बाद में कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ये अपने पास कार्बेनाइन के स्थायित्व का क्रम आएगा, यही क्रम किसका आएगा, वी कार्बोक्सिलीकरण का आएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं भाई ये नेगेटिव, यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव, और यहाँ पर बात करते हैं ये कार्बेनाइन बना डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। ये वाला जो है वो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है। ये वाला जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल सिंगल। तो ये वाला एरोमेटिक होगा, ये वाला एंटी एरोमेटिक होगा, ये वाला नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसमें अपूर्ण संयुग्मन है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, एरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर कौन सा होता है,
नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक, ये अपने पास स्थायित्व का क्रम आया है, तो इसका मतलब इसका वी कार्बोक्सिलीकरण सबसे आसानी से होगा, फिर इसका वी कार्बोक्सिलीकरण होगा और इसका वी कार्बोक्सिलीकरण सबसे धीरे होगा। क्लियर है? यहाँ चेक करते हैं भाई, देखो जरा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो भाई देखना, आप कहोगे कि सर फ्लोरीन का -I क्लोरीन से ज़्यादा होता है, लेकिन -I से भी ज़्यादा प्रायिकता हम अनुनाद वाले को देते हैं। तो भाई देखो जरा, यहाँ पर क्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक है, बताया हुआ है रिक्त डी कक्षक। क्लोरीन जब भी आए ना तो ध्यान में रखना, क्लोरीन के केस में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, तो वहाँ एक तरीके का अनुनाद है, नेगेटिव सिंगल रिक्त डी कक्षक, एक तरीके का अनुनाद हो रहा है। और भाई अनुनाद हो रहा है तो अनुनाद वाला ज़्यादा स्थायी है, ये वाला कार्बेनाइन जो है वो सेकंड वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, और सेकंड वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका वी कार्बोक्सिलीकरण भी आसानी से होगा। क्लियर है बात? तो भाई इस तरीके से हमें चेक करना है कि किसका वी कार्बोक्सिलीकरण, जब भी क्वेश्चन आए, बिल्कुल क्वेश्चन आता है भाई ऐसा कि निम्न में से किसका वी कार्बोक्सिलीकरण आसानी से होगा, किसका वी कार्बोक्सिलीकरण आसानी से नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम एक ही बात करेंगे, एक ही काम करना आपको, और वो क्या है, वो है भाई कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। कार्बेनाइन बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, कार्बेनाइन जितना ज़्यादा स्थायी होगा हम बोलेंगे उसका वी कार्बोक्सिलीकरण उतना ही आसानी से होगा। तो ये तो हो गया भाई वी कार्बोक्सिलीकरण के लिए। इस रिएक्शन से एक प्रकार का क्वेश्चन तो ये बन गया कि भाई वी कार्बोक्सिलीकरण की प्रतिक्रियाशीलता कर रहा हूं। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो आएगा वो हो सकता है आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोल दे कि भाई अभिक्रिया में उत्पाद क्या होगा, उत्पाद को पहचानने वाला क्वेश्चन आ जाए, उसकी बात कर लेते हैं। देखना जरा कि उत्पाद को पहचानने के लिए क्या करना है। इसको तो मैं मिटा रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई मिटाने के लिए अब तो। हाँ भाई देखो ज़रा कि क्वेश्चन अगर पूछ सकता है यहाँ से तो आपको कैसे पूछ सकता है और आपको क्या सोचना है, क्वेश्चन आए तो कैसे सोचना है। एग्जाम्पल के लिए देखना कि कोई भी डी कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, सॉरी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, एरो पर लिख के दे देगा NaOH + CaO, ये लिख के दे देगा, या एरो पर जो है वो केवल सोडा लाइम लिख के दे देगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा काम ये करना है, CO2 हटाओ, ठीक है, और भाई ये वाला हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर जोड़ दो। अब यहाँ कार्बन है ना, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ूंगा तो ये भी CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 खत्म बात। ये करना है। इसकी जगह आपको ये भी लिख के दे सकता है भाई ONA, ये भी लिख के दे सकता है, एक ही बात है, यहाँ पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको ये लिख के दे दे। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना, ये लिख के दे दे, एक तो लिख के दे दे NaOH + CaO हीट, एक आपको लिख के दे दे इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन। अब दोनों अलग अलग है भाई रिएक्शन, नीचे वाली रिएक्शन का नाम कोल्बे विद्युत अपघटन, ऊपर वाली रिएक्शन का नाम वी कार्बोक्सिलीकरण। तो अगर ऊपर वाले रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना है तो CO2 हटाओ, क्योंकि भाई ये अभी मैंने बताया था आपको, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यही बनेगा, इसमें सॉल्ट बनेगा, तो CO2 हटाओ और यहाँ पर क्या जोड़ देना, H जोड़ देना, तो यहाँ पर तो बनेगा भाई CH3। और भाई नीचे वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग करवाना है तो सबसे पहले मुक्त मूलक बनाओ, यहाँ पर ये वाला मुक्त मूलक बनेगा, और जब ये मुक्त मूलक इसी के साथ वापस से जुड़ेगा तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा ये वाला ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात? तो ध्यान में रखना, आपको ये भी लिख के दे सकता है, इसके साथ अगर NaOH + CaO लिख के दिया है तब तो वी कार्बोक्सिलीकरण करवाना है, इसके साथ अगर इलेक्ट्रोलाइसिस दिया है तो कोल्बे विद्युत अपघटन करवाना है। इस रिएक्शन से हम मेथेन भी बना सकते हैं भाई, कैसे देखना जरा। अगर इस रिएक्शन से मेथेन बनाना है तो आप एक काम करो, एसिटिक एसिड काम में ले लो, एसिटिक एसिड काम में लोगे और साथ में अगर NaOH + CaO इसको गर्म करोगे इसके साथ, तो देखना जरा डायरेक्टली क्या कर दिया भाई, ये लो CO2 बाहर निकाल दिया, ये CH3 एक हाइड्रोजन आ गया, क्या बच गया CH4, ये लो जी। इस तरीके से आपको काम करना है, ये CH4 यानी कि क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, ऐसे काम करना है भाई, समझ रहे हो बात को, ऐसे काम करना, ठीक है। तो कोई भी एसिड दे दे, एग्जाम्पल के लिए भाई कोई कैसा भी आपको एसिड दे दे, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा भी हो, OH है ना, NaOH
प्लस CaO के साथ क्या करना हो, हीट करना हो, ये लो जी CO2 बाहर कर दो, और ये देखो 1 2 और ये 3 कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जोड़ोगे तो 3 कार्बन की एल्केन बन जाएगी। ये लो 3 कार्बन की एल्केन क्या बन गई भाई, प्रोपेन बन गई। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ज़्यादातर केस में आपको केवल जो एसिड है उसका नाम ही लिख के देगा, तो भाई नाम से संरचना बनानी आनी चाहिए, है ना, नाम से हमें स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। जैसे भाई आपको मैंने ये वाला कोई एसिड दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, बहुत ही सिंपल सा काम है भाई, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, इसको NaOH और साथ में CaO के साथ क्या कर दिया, हीट कर दिया, सिंपल सा काम है। CO2 बाहर निकालो, इस हाइड्रोजन को बाजू वाले कार्बन पर जोड़ दो, क्या बन जाएगा भाई, टोलुइन बन जाएगा, CH3, खत्म बात। ये काम करना है, ये वी कार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन है, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास हो गया वी कार्बोक्सिलीकरण, एक सिंपल सी सीधी सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में या इससे पहले की किसी भी रिएक्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को भेजें, व्हाट्सएप करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में भाई एल्केन के प्रिपरेशन मेथड यानी एल्केन बनाने की विधियां हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।